हेलो एवरीवन। वेलकम टू टारगेट कंप्यूटर एग्जाम्स चैनल। इस वीडियो से हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पाइथन। अब तक हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम कर चुके हैं। आज से हम पाइथन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये DSSB, HPSC, KVS, NVS इन चारों के सिलेबस में है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं पाइथन किसने क्रिएट करी थी। पाइथन वॉज क्रिएटेड बाय यूडो वैन रसोम इन 1991। और इस बंदे ने पाइथन का नाम कहाँ से सोचा था। इसने एक BBC कॉमेडी सीरीज थी मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, इससे इंस्पायर होके इसने पाइथन नाम रखा था। अब पाइथन फ्री टू यूज है और पाइथन इन्फ्लुएंस हुई थी इन दो लैंग्वेज से जो कि है ABC लैंग्वेज और मॉड्यूला 3। अब देखते हैं फीचर्स क्या है पाइथन के जो इसको इतना पॉपुलर बनाती है। एक तो ये इजी इजी टू यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये बहुत इजी टू यूज है। ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है जैसे C++ में हमें अगर टू नंबर्स का स्वैप करना होता था तो हमें बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ता था। पर पाइथन के केस में ऐसे लिख सकते हैं A, B = B, A, मतलब B की वैल्यू A में डाल दो और A की वैल्यू B में डाल दो। सिर्फ इतने से सिंटेक्स से दो नंबर का हम स्वैपिंग कर सकते हैं। इसलिए इजी भी है यूज करने के लिए। ये इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि हर एक लाइन का हमें पता लग जाता है कि इस लाइन में एरर है। ये लाइन बाय लाइन वाइज चलती है, पूरा कोड एक साथ कंपाइल ना करके एक एक लाइन का बता देती है कि अब इस लाइन में एरर है। इसलिए इजी टू डीबग भी हो जाता है। ये कंप्लीट है। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, मतलब बाकी प्लेटफॉर्म में भी चल सकती है। फ्री फ्री एंड ओपन सोर्स है। इसका ओपन सोर्स है, इसका कोड अवेलेबल है नेट पे। और इसके वैरायटी ऑफ यूसेज एंड एप्लीकेशंस है। अब देखते हैं इसकी वैरायटी ऑफ यूसेज एप्लीकेशन क्या है। ये वेब एप्लीकेशन, स्क्रिप्टिंग, गेम डेवलपमेंट, बाकी बहुत सारी जगह काम आ जाती है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। पर हमें अपने क्लास 12th ये HPSC DSSB के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है। तो हम पढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसकी लिमिटेशंस क्या है पाइथन की। एक तो ये फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है। C++ के कंपैरिजन में ये थोड़ी स्लो लैंग्वेज है। अगर इसमें कोड कंपाइल करके तुम रन करोगे तो ये ज़्यादा टाइम लेगी। अगर वही कोड तुमने C++ में लिख रखा होगा तो वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर वही कोड अगर तुमने पाइथन में लिखा होगा तो वो थोड़ा 1 मिली सेकेंड या थोड़ा सेकेंड थोड़ा लेट एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें लेसर लाइब्रेरीज हैं देन C++, जावा, पर्ल। और इसमें नॉट स्ट्रॉन्ग टाइप बाइंडिंग, मतलब इसमें ये होता है कि अगर एक वेरिएबल को मैंने इंटीजर असाइन कर रखा था और वही एक वेरिएबल को मैंने कोई स्ट्रिंग असाइन कर दी तो इसमें इतना वो नहीं है कि बाद में वो सेम वेरिएबल को स्ट्रिंग कंसिडर कर लेगा। और ये इजीली कन्वर्टेबल नहीं है। इसलिए इजीली कन्वर्टेबल का मतलब होता है कि अब जैसे हम बाकी जैसे एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं तो ये इजीली कन्वर्टेबल नहीं होती। अब देखते हैं दो वर्किंग मोड्स क्या होते हैं पाइथन के। एक तो होता है इंटरैक्टिव मोड या तो इमीडिएट मोड, दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। इंटरैक्टिव मोड क्या कहता है? इंटरैक्टिव मोड कहता है वन कमांड एट अ टाइम। इसमें ये होता है कि हम सीधा आइडियली प्रॉम्प्ट पे इसके बाद ये 3 एरो के बाद लिखना, जब 3 एरो आते हैं तो हम उसके बाद लिखना स्टार्ट करें तो वो सीधा वहीं के वहीं रिजल्ट दे देता है। इसमें हमें सेव करने की जरूरत नहीं होती। इसमें देखो अगर हम 20+30 लिखेंगे तो हमें कुछ सेव वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट 50 आंसर दे देगा। Python executes the given command and gives the output. From the above example, we can see that after 3 arrows, we have to just give the command to execute and Python will execute if it is error free and otherwise give error. इसका मतलब यही है कि हमें सेव नहीं करना। अगर हम कमांड देंगे और उसमें कोई एरर नहीं है, जैसे 20+30 ये वैलिड कमांड है, अगर इसमें कोई एरर नहीं होगा तो ये डायरेक्ट आंसर दे देगा 50। इसमें हमें कुछ सेव करने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं स्क्रीनशॉट के थ्रू। जैसे देखो इसमें लिखा होगा प्रिंट 10+20 तो ये 30 दे देगा, 20 - 10 तो ये 10 दे देगा। ये सारे वैलिड हैं इसलिए आंसर आ रहा है। 10 × 20 200 दे देगा, 20 डिवाइड बाय 10 2 दे देगा। अब देखो इसमें ए को
एक सेकंड एग्जांपल है, ए को हमने असाइन किया 30, बी को असाइन किया 40, सी को असाइन किया a प्लस बी, और हमने फिर बाद में कर दिया प्रिंट सी, तो इसने दे दिया 70 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अपना मोड क्या था। नेक्स्ट अपना मोड था स्क्रिप्ट मोड। इसमें क्या होता है, इसमें हम मल्टीपल कमांड्स दे सकते हैं एक बारी में, और पूरे प्रोग्राम को, एंटायर प्रोग्राम बाद में एग्जीक्यूट होता है, इसमें हमें सेव करना पड़ता है। पढ़ते हैं, मल्टीपल कमांड्स कैन बी सेव्ड इन अ फाइल एज अ प्रोग्राम एंड देन वी एग्जीक्यूट द एंटायर प्रोग्राम। बहुत सारी मल्टीपल कमांड्स दे देते हैं, जैसे हम नॉर्मल अपने प्रोग्राम में करते हैं कि पूरा प्रोग्राम एक बार पूरा लिख देते हैं और बाद में एक साथ ही रन करते हैं। ये भी वही होता है स्क्रिप्ट मोड। इसमें ये होता है कि इसमें हमें सेव करना पड़ता है। वर्किंग इन इंटरेक्टिव मोड इज कन्वीनियंट फॉर बिगनर्स एंड फॉर टेस्टिंग इन स्मॉल पीसेज। जो हमने पिछला मोड पढ़ा था इंटरेक्टिव मोड, वो बिगनर्स के लिए तो आसान है, क्योंकि वो इजीली डीबग कर सकते हैं कि इस लाइन में एरर आएगा, क्योंकि अगर उसमें एरर आया तो वो आउटपुट नहीं देता। पर इसमें हमें बहुत सारी लाइंस इकट्ठे लिखनी पड़ती हैं और उसके बाद हमें सेव करना पड़ता है, तो ये थोड़ा बिगनर फ्रेंडली नहीं होता, पर हम ये सीख जाएंगे। अब देखते हैं स्क्रिप्ट मोड में कैसे होता है। देखो, स्क्रिप्ट मोड में हमने लिखा ये हैश माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब ये हैश क्या होता है, ये हैश को कहते हैं कमेंट्स। पाइथन में कमेंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं हैश के थ्रू। ये अभी हम पढ़ेंगे, जैसे सी सी प्लस प्लस जावा वगैरह में हम ये डबल इससे करते थे कमेंट्स रिप्रेजेंट, इसके बाद कुछ भी लिखते थे तो वो कमेंट गिना जाता था। अब वैसे ही पाइथन में हम ये हैश के बाद जो भी लिखते हैं वो इंटरप्रेटर कंसीडर नहीं करता और उसको कमेंट गिना जाता है वो। अब देखते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो ये आउटपुट में हेलो वर्ल्ड लिख के दे देगा, ये आ जाएगा आउटपुट। अब यही मैंने नीचे लिख रखा है, ये हैश वाला कमेंट है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज देखते हैं, जैसे प्रिंट के बाद हम कुछ भी लिखे हैं इसके बीच में, एबीसी लिखा तो आंसर आ जाएगा एबीसी। प्रिंट के बाद अगर यहाँ पे सिंगल कोट में एबीसी लिखें और सिंगल कोट से ही बंद करें तो भी आउटपुट में आ जाएगा एबीसी। पर प्रिंट के बाद अगर हम सिंगल कोट से तो स्टार्ट करें एबीसी लिखना और हम डबल कोट से बंद कर दें तो ये वैलिड नहीं गिना जाएगा। अगर डबल कोट से स्टार्ट किया तो डबल कोट से ही बंद करना है, सिंगल कोट से स्टार्ट किया तो सिंगल कोट से बंद करना है। अगर सिंगल कोट से स्टार्ट किया है तो डबल कोट से बंद नहीं कर सकते, ये एरर देगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये अब जो मैंने आपको समझाया है उसमें से आप बताओ कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है। आप सोचो एक सेकंड को। चलो, आपने सोच लिया होगा, तो अब मैं बताता हूँ। देखो, ये हैश से स्टार्ट हो रहा है तो इसको कंसीडर नहीं करना। ये भी हैश से स्टार्ट हो रहा है, इसको भी कंसीडर नहीं करना। ये भी हैश से स्टार्ट हो रहा है, इसको भी कंसीडर नहीं करना। ठीक है, अब आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा, यही दो लाइन आएंगे आउटपुट स्क्रीन पे। तो अब देखते हैं क्या आएगा, जॉनी जॉनी यस पापा और नो पापा, यही दो चीजें आएंगी। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अब पाइथन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, पाइथन में कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं और उनका स्पेशल मीनिंग होता है। इनको हम ऐसे यूज नहीं कर सकते किसी वेरिएबल के डिक्लेरेशन में या किसी और चीज में, इनका पहले से ही काम फिक्स है। अब वो वर्ड्स क्या हो सकते हैं, वैसे तो ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और इनको इनको याद करना पॉसिबल नहीं होता, पर आप फिर भी तीन वर्ड्स याद रख लेना, एक तो फॉल्स, एक ट्रू और नन। ये तीन ऐसे वर्ड हैं जिनका पहला लेटर कैपिटल है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्या क्या अगर ट्रू स्मॉल में लिखा होगा तो क्या ये रिजर्व वर्ड है? ये रिजर्व वर्ड नहीं है, ये याद रखना है। सिर्फ पूरे उसमें यही तीन कैपिटल वर्ड्स हैं जिनका पहला लेटर कैपिटल हो और वो कीवर्ड्स हो, और ये रिजर्व वर्ड्स हैं, फॉल्स, ट्रू और नन। अगर छोटा ट्रू लिखा होगा, जिसका फर्स्ट लेटर जिसका स्मॉल होगा, तो उसको रिजर्व वर्ड नहीं कंसीडर करना। ठीक है, बाकी आप याद कर सकते हो, बाकी याद करना इतना पॉसिबल तो नहीं है, पर आप यही तीन याद कर लेना कि इन तीनों को जब भी फॉल्स, ट्रू और नन लिखा होगा और वो कैपिटल में होंगे तो वो रिजर्व बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर वो होते हैं जो हम फंक्शन का नाम देते हैं, वो रूल्स होते हैं। जैसे इसके रूल्स हैं आइडेंटिफायर के कि हम फंक्शन का नाम क्या क्या दे सकते हैं।
हम फंक्शन का नाम देने के लिए कुछ रूल्स हैं। इसका पहला रूल ये कहता है कि फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर। पहला करेक्टर लेटर या अंडरस्कोर होना चाहिए, इससे स्टार्ट नहीं होना चाहिए, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी 0 से 9 के बीच में कोई भी जो हमारा फंक्शन का नाम वगैरह होगा वो 0 से 9 से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है। और पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, उसमें ये ट्रू और ये ट्रू दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब देखते हैं, डिजिट्स 0 से 9 आर अलाउड एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर कभी भी 0 ABC ये नहीं लिख सकते, बाकी लिख सकते हैं। मतलब अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है या लेटर से स्टार्ट करना है, कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। कभी भी किसी फंक्शन का नाम कोई कीवर्ड नहीं हो सकता। हम किसी फंक्शन का नाम ट्रू नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पता है कि कैपिटल टी वाला एक रिजर्व्ड कीवर्ड होता है। हम किसी भी फंक्शन का नाम एक कैपिटल, मतलब ये किसी भी फंक्शन का नाम जो मैंने पिछले लिस्ट दी थी उसमें से नहीं रख सकते। हमें कोई यूनिक नाम रखना होगा। उसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होते अदर देन अंडरस्कोर, @ डॉलर या कुछ भी ऐसे स्पेशल कैरेक्टर अलाउ, हाइफन, ये सब अलाउड नहीं होते। सिर्फ एक अंडरस्कोर अलाउड होता है और स्पेस अलाउड नहीं होती फंक्शन के नाम में। तो चलो कुछ एग्जांपल से देखते हैं कि कुछ वैलिड आइडेंटिफायर क्या है और इनवैलिड आइडेंटिफायर क्या है। तो देखो यार, ये वैलिड आइडेंटिफायर है ग्रेड पे, ये भी वैलिड है, कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें स्टार्टिंग में अंडरस्कोर आ रहा है, अलाउड है। स्टार्टिंग में डिजिट नहीं आनी चाहिए, अंडरस्कोर वगैरह आ सकता है, ये भी वैलिड है। अब इनवैलिड क्या है, इनवैलिड में देखते हैं इसका रीजन कि ये इनवैलिड क्यों है। अब देखो एक ग्रेड पे इसके बीच में आ गया ये हाइफन, ये अलाउड नहीं है। सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है, बाकी कुछ हाइफन वगैरह कुछ कोई स्पेशल कैरेक्टर डॉलर हाइफन, देखो इसके स्टार्टिंग में आ गया डॉलर, अलाउड नहीं है। डॉलर नहीं आएगा, वो सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है, बाकी कुछ नहीं अलाउड। देखो डॉलर आ गया इसलिए हट गया। ये रोल नंबर में के बीच में यहाँ पे एक स्पेस है, स्पेस अलाउड नहीं होती फंक्शन वगैरह के नाम में, इसलिए ये भी अलाउड नहीं है। ठीक है। अब इसमें क्या दिक्कत है, इसमें स्टार्टिंग हो रही है डिजिट से। मैंने बताया था कि स्टार्टिंग होएगी सिर्फ या तो अंडरस्कोर से या फिर ABCD, किसी से भी स्टार्टिंग हो सकती है। इसमें आ गया डॉट आ गया, इसलिए अलाउड नहीं है। अब ये बताओ ये इफ क्यों नहीं है, इफ एक वैलिड क्यों नहीं है। अब याद करो मैंने बताया था कि पिछले से पिछली स्लाइड में कि कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, उसमें इफ भी था, ट्रू, नन, फॉल्स, ये सब थे। ये सब एक रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, इसलिए आइडेंटिफायर का नाम नहीं दे सकते। इनका काम ऑलरेडी फिक्स कर रखा है जब पाइथन बनी थी। अब देखते हैं कि कमेंट्स क्या होता है। कमेंट्स होता है किसी किसी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें देनी हो किसी के बारे में, जैसे हम कोई स्वैप का प्रोग्राम लिख रहे हो, तो हमें अगर लिखना हो कि ये स्वैप का प्रोग्राम है तो हम ऐसे लिख लेते हैं। कंपाइलर इसको हैश के बाद कुछ भी हो, कमेंट्स को हैश से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हम देखेंगे। इसके बाद हैश के बाद कुछ भी लिखा हो कंपाइलर उसको नहीं पढ़ता। ये सिर्फ ह्यूमन के कन्वीनियंट के हिसाब से होता है कि मान लो अगर आपने कोई 100-200 लाइन का कोड लिख लिया और बाद में आप कंपनी छोड़ के चले गए, तो कोई और बंदा आया तो वो उस कोड को समझने में उसके लिए आसानी हो, इसलिए हम कमेंट्स लिखते हैं। अब 3 प्रकार के कमेंट्स होते हैं, एक तो फुल लाइन कमेंट, इनलाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। अब देखो फुल लाइन कमेंट क्या होता है, अगर हैश के बाद कुछ भी लिखा हो, ठीक है, तो वो पूरा कमेंट गिना जाता है। उसके बाद उसी एक लाइन में कुछ भी लिखा हो वो पूरा कमेंट गिना जाता है। इनलाइन कमेंट क्या होता है, इनलाइन कमेंट ये होता है जो कि हम, मतलब जो कि ये प्रोग्रामर्स यूज वगैरह करते हैं कि अगर उसने लिखा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड, तो उसके बाद वो, अगर वो कंपनी छोड़ के चला गया और उसके बाद कोई आया और उसको एरिया का फॉर्मूला नहीं पता, इस ये एरिया नहीं पता कि ये किसका रेक्टेंगल का एरिया है या फिर सर्कल का एरिया है, तो वो कमेंट डाल जाता है कि कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैंने रेक्टेंगल का एरिया एरिया इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था। इसलिए ये इनलाइन कमेंट, मतलब उसी लाइन में कुछ सामान लिख, कुछ कुछ कोड लिख दिया, उसके बाद जो कमेंट आया वो इनलाइन कमेंट। और मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, या तो अगर तुम्हें 3-4 लाइन में लिखना है, अगर तुम ABCD, अब तुम चाहते हो कि ये पूरी, और ये 4 लाइन का कोड है, 1 2 3 4, अब तुम चाहते हो कि चारों लाइन में कमेंट आ जाए, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें या तो हर सबके आगे हैश डालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला हैश इस पूरी लाइन के लिए इम्प्लीमेंट होएगा, फुल लाइन के लिए। ये वाला हैश इस पूरी फुल लाइन के लिए इम्प्लीमेंट होएगा, ये वाला हैश इस फुल लाइन के लिए होगा, ये वाला हैश इस फुल लाइन के लिए होगा। या दूसरा ऑप्शन है
कि तुम ट्रिपल कोट से भी कर सकते हो मल्टीपल कमेंट को रिप्रेजेंट। अगर तुमने ट्रिपल कोट से यहाँ स्टार्ट कर दिया और तुम 3 से 4 लाइन के बाद दोबारा ट्रिपल कोट लगा दोगे तो इसके बीच में जो भी मैटर होगा वो कमेंट गिना जाएगा। तुम्हें हर लाइन के आगे हैश लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं इफ स्टेटमेंट ऑफ पाइथन। पाइथन में इफ स्टेटमेंट होती है, उसका काम क्या होता है? ये कंडीशनल बेस्ड स्टेटमेंट होती है। if statements is used to execute statements based on condition. It tests the condition and if the action is true it will provide certain action। देखो if का काम क्या होता है? if मतलब होता है अगर। अगर अगर ये हुआ, अगर ये हुआ तो ये चला दो। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब देखते हैं the simplest form of if statement in Python is to check the condition and execute if the statement is true and do nothing if the condition is false। अगर if के बाद कुछ लिखा होगा और अगर वो ट्रू होगा तो ये सब जो इसके नीचे लिखा है वो लाइन चला दो। अगर ये फॉल्स होगा तो चुपचाप बैठा रहो, कुछ नहीं करना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो रिमेंबर करने हैं इफ के साथ? इट मस्ट कंटेन अ वैलिड कंडीशन। जो इफ के साथ लिखी होगी ये एक वैलिड कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिए। इसका आंसर या तो आइदर ट्रू आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। अगर इसका इफ के साथ में जो ब्रैकेट में लिखा होगा उसका आंसर ट्रू आया तो जो नीचे लाइंस ऑफ कोड होगा वो चल जाएगा, और अगर इसका आंसर फॉल्स आया तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके इफ के बाद जब स्टेटमेंट लिख दो तो उसके बाद एक कॉलन भी लगाना मैंडेटरी है। ये पाइथन में बहुत जरूरी है और ये पाइथन के लिए स्पेशली लिखा गया है कि इसके बाद जब स्टेटमेंट लिख दो तो उसके बाद कॉलन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्टेटमेंट इनसाइड इफ मस्ट बी एट सेम इंडेंटेशन लेवल। ये इंडेंटेशन लेवल क्या होता है? इंडेंटेशन का मतलब होता है कि मान लो, इंडेंटेशन होता है कि मान लो तुमने यहाँ पे लिखा इफ और उसके बाद लिख दिया ए ग्रेटर देन बी। ये कोड लिख रहा हूँ। उसके बाद इंडेंटेशन होता है कि तुम्हें यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, यहाँ से करना है। पहले लाइन तुम्हें यहाँ लिखनी है, फिर यहाँ लिखनी है, फिर यहाँ लिखनी है। फिर जब एल्स आएगा तो वो इसकी सीध में आएगा, इस एल्स की सीध में आएगा, यहाँ पे आएगा एल्स। इसको कहते हैं इंडेंटेशन। ऐसा नहीं है कि तुम एक लाइन लिख रहे हो यहाँ, फिर लिख रहे हो यहाँ, फिर लिख रहे हो यहाँ। इसको इंडेंटेशन कहते हैं और पाइथन में इंडेंटेशन बहुत ध्यान से देखी जाती है। इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना होता है पाइथन में। अब देखते हैं कि इनपुट क्या होते हैं। इनपुट फंक्शन क्या होता है? इनपुट फंक्शन इनपुट लेने के काम आता है। फर्स्ट टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर एंड कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग। जब भी हम इनपुट फंक्शन में कुछ लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाती है, उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। द टाइप ऑफ रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑलवेज बी ऑफ स्ट्रिंग क्लास। जब भी हम इनपुट फंक्शन में कुछ भी लिखते हैं तो वो अपने आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अगर हमें उसको इंट में कन्वर्ट करना है तो हमें उसके आगे दोबारा इंट लिखना पड़ेगा। अब ये जो मैंने लाइन बोली है कि हमें उसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये अब अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। देखते हैं एक एग्जाम्पल। इनपुट मंथली सेल ऑफ एम्प्लॉय एंड गिव बोनस ऑफ 10% इफ द सेल इज मोर देन 50,000, अदरवाइज बोनस विल बी 0। ये कह रहा है कि बोनस, अगर सेल 50,000 से ज्यादा है तो बोनस दे दो, वरना मत दो। ये देखो तो ये इफ से होएगा कि अगर अगर सेल ग्रेटर देन 50,000 है तो 10% बोनस दे दो, वरना कुछ भी मत दो। इफ का क्वेश्चन है तो हमें देखो, यहाँ पे देखो हमने पहले बोनस को डिक्लेयर कर दिया 0, अभी बोनस कुछ भी नहीं दिया। अब देखेंगे हम सेल, सेल को हमने किया इनपुट मंथली सेल। अब इनपुट मंथली सेल हम कुछ भी ऐड कर दें, यहाँ बेशक हम इस पर 1 लाख ऐड कर दें, ठीक है, पर ये स्ट्रिंग गिना जाएगा क्योंकि मैंने अभी बताया था कि इनपुट जो भी गिनता, इनपुट में जो भी डालो तो वो उसको स्ट्रिंग बना देता है। हमें इसका टाइप बदलने के लिए उसके आगे इंट लिखना होगा, तभी ये इंटीजर का बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इनपुट के आगे हम स्ट्रिंग के आगे अगर इंट लगा देंगे तो ये, अब अब इसके आगे जब हम इंट लगा देंगे तो ये जो 1 लाख है ये इंटीजर, इसका टाइप बन जाएगा इंटीजर। इसका टाइप बन जाएगा अब इंटीजर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में अगर सेल 50,000 से ज्यादा है तो बोनस दे दो सेल का 10% और उसको फिर कर दो प्रिंट। अब दूसरा, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 2 नंबर एंड प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर।
दो नंबर को एंटर करना है और उसमें से लार्जेस्ट नंबर प्रिंट करना है। इनपुट से हम एंड इनपुट से हम इनपुट फंक्शन से हम इनपुट लेते हैं, और इनपुट जब भी लेते हैं तो वो स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करता है। पर हमें तो इंटीजर चाहिए, क्योंकि नंबर तो इंटीजर होते हैं, तो हम उसके आगे इंट लगाएंगे तो वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग को। वैसे ही हमने दूसरा नंबर के इनपुट ली। अब दो नंबर एंटर हो गए हमारे पास। हमने अब एक वेरिएबल लिया लार्ज, उसमें n1 को असाइन कर दिया। अगर अगर ना भी असाइन करे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर लार्ज की वैल्यू n2 से छोटी है, अगर n2 बड़ा है, तो लार्ज को अपडेट कर दो n2 से और प्रिंट कर दो लार्ज की वैल्यू। ये तुम्हारे पेपर में कोड लिखना नहीं आएगा, जस्ट मैं समझा रहा हूँ कि तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब देखो, जैसे हमने दो नंबर किए थे वैसे ही तीन नंबर का एंटर करना है और उसमें से लार्जेस्ट बताना है। तो हमने तीन नंबर एंटर कर लिए इनपुट फंक्शन से। इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग लेता है, हमने उसको उसके आगे इंट लिखा ताकि वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। अब हमने तीन इंटीजर हमको मिल गए। अब देखो, हमने n1 को लार्ज में स्टोर कर दिया, n1 को लार्ज में स्टोर कर दिया। अब हम कंपेयर कर देंगे n1 और लार्ज में अभी n1 है। अभी हम कंपेयर करेंगे n1 और n2 को। अगर n2 बड़ा है तो हम लार्ज में डाल देंगे n2। ठीक है, अब लार्ज में आ गया n2। अब हम n2 और n3 को कंपेयर करेंगे। अगर n3 n2 से भी बड़ा है तो लार्ज में डाल देंगे n3, और लार्जेस्ट नंबर लिख देंगे हम n3 आ गया अगर लार्जेस्ट है तो। ठीक है, अब हमने सिंपल इफ पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इफ एल्स क्या होता है। इफ में क्या था, अगर इसके साइड में जो कंडीशन लिखी होगी वो ट्रू हो जाए तो हम नीचे वाला चला देते थे, और अगर वो फॉल्स हो जाए तो कुछ भी नहीं चलाते थे। अब एल्स में क्या होगा, अब अगर इफ के साइड में कंडीशन ट्रू हो जाए तो हम इफ ही चलाएंगे, पर अगर इफ के साथ में कंडीशन ट्रू ना हो तो हम कुछ भी नहीं चलाते थे ना, तो हम एल्स के केस में डाल देंगे। अब जो एल्स में लिखा होगा अब हम वो चलाएंगे। इसमें पढ़ते हैं। देखो, इफ के साथ में कंडीशन लिखी होगी और ये सेमीकोलन लगे होंगे, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। तो हम ये स्टेटमेंट चला देंगे अगर ये ट्रू हो गई, और अगर ये इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम सिर्फ ये चलाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। इनपुट एज ऑफ पर्सन एंड प्रिंट वेदर द पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। हमें ये करना है कि किसी पर्सन की एज इनपुट करनी है, और अगर उसकी 18 साल से बड़ी है एज तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, वरना वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो देखो, इनपुट करने के लिए इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, पर ये आंसर देता है स्ट्रिंग में। तो हमने इसमें इनपुट करें, मान ली इसमें मैंने इनपुट कर दी 27। ठीक है, अब इसने इनपुट में दे दिया स्ट्रिंग, इसके आगे हम लगाएंगे इंट ताकि ये बदल जाए इंटीजर में। अब इंटीजर में आ गया 27। अगर 27 ग्रेटर देन 18 है तो प्रिंट हो जाएगा कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर यही मैंने इनपुट में दे दिया था 16, तो 16 इज नॉट ग्रेटर देन 18, तो हम ये इफ वाली कंडीशन हो जाती फॉल्स, तो हम आ जाते एल्स के केस में, तो प्रिंट हो जाता सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब देखते हैं। इफ हमने पढ़ लिया, इफ पढ़ लिया हमने इफ एल्स पढ़ लिया। अब देखेंगे हम इफ और एलिफ में क्या फर्क है। देखो, इफ इफ विद एलिफ इज यूज्ड व्हेन मल्टीपल चेन ऑफ कंडीशन इज टू बी चेक्ड। जब बहुत सारी कंडीशन चेक करनी होती है तो इफ एलिफ यूज करते हैं। इफ एलिफ क्या होता है, देखो, इफ अगर ये ट्रू नहीं है तो चलेगा एलिफ। अगर ये भी ट्रू नहीं है तो दूसरा चलेगा एलिफ। और अगर ये भी ट्रू नहीं है, मतलब सारे केस खत्म हो गए, तो लास्ट केस चलेगा एल्स। ठीक है, ये होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। टेम्परेचर वाटर का एंटर करो। इनपुट टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड प्रिंट्स इट्स फिजिकल स्टेट। हमें पता है कि अगर 100 से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो गैस स्टेट होगा। 100 से कम, मतलब 0 से कम टेम्परेचर होगा तो वो सॉलिड हो जाएगा, आइस बन जाएगा, तो सॉलिड बन जाएगा। और अगर इन दोनों के बीच में होगा तो वो लिक्विड स्टेट होगा। तो हम हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इफ एलिफ का। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, अगर इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 और फिर लगा दिया दो सेमीकोलन, तो प्रिंट कर देंगे हम गैसीय स्टेट। ठीक है, ये हमने ऊपर इनपुट ले ली। इनपुट में जो आया वो टेम्परेचर में आ गया। मान लेते हैं हमने इनपुट लिया 50। क्या 50 ग्रेटर देन 100 है? नहीं। तो इस कंडीशन से तो बाहर आ जाएगा। इस कंडीशन को चेक करेगा, चेक सबको करेगा, पर फिर बाहर आ जाएगा इससे कि
50 ग्रेटर देन 100 नहीं है तो गैस स्टेट तो नहीं होगी। अब दूसरी कंडीशन चेक करेगा एलिफ की। अब क्या जो 50 है वो लेस देन 0 है? नहीं। तो ये वाली कंडीशन भी चेक हो गई, पर इसमें भी नहीं आया, तो इससे भी बाहर आ जाएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा एल्स की, तो प्रिंट हो जाएगा लिक्विड स्टेट। अगर किसी का टेम्परेचर 50 है तो वो लिक्विड स्टेट में होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल एलिफ का। इसमें हम देखेंगे इनपुट थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल एंड प्रिंट प्रिंट कौन सा टाइप का ट्राइंगल है, स्केलर, इक्विलेटरल या फिर आइसोसेलेस। अगर तीनों साइड इक्वल होती हैं तो वो इक्विटेरियल इक्विल इक्विलेटरल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। अगर दो साइड इक्वल होंगी तो वो आइसोसेलेस होगा, और तीनों साइड अलग होंगी तो वो स्केलर ट्राइंगल होगा। ठीक है, हमने तीनों साइड एंटर कर दी। मान लो 10, 20, 30, ये तीनों एंटर कर दी। अब तीनों इक्वल नहीं है, ये कंडीशन चेक होएगी, क्या 10 इक्वल टू 20 इक्वल टू 30 है? नहीं है, तो इक्विलेटरल प्रिंट हो नहीं होगा, तो ये नेक्स्ट पे आ जाएगा। अब दोबारा चेक करेगा एलिस में, क्या 10, 10 ये नॉट इक्वल का साइन है। जब भी ये हो और उसके बाद ये हो तो इसको कहते हैं नॉट इक्वल टू। जैसे तुम मैथ्स में लिखते हो कि 10 नॉट इक्वल टू 20 नॉट इक्वल टू 30, वैसे ही कंप्यूटर में इससे रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सक्लेमेटरी मार्क और इज इक्वल टू। ठीक है। अब क्या एलिस की स्टेटमेंट में चेक करेंगे, क्या 10 नॉट इक्वल टू 20 नॉट इक्वल टू 30 है? हाँ है। तो ये एलिफ वाली स्टेटमेंट चल जाएगी और प्रिंट हो जाएगा कि ये स्केल एंड ट्राइंगल है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या है, नेस्टेड इफ। जैसे ही मैंने बताया था कि इफ और एलिफ, अगर बहुत सारी स्टेटमेंट हो तो पहला इफ होता है, बाकी सारे हम एलिफ 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 चलाते रहते हैं और हम लास्ट चला देते हैं एल्स। वैसे ही हम इफ के अंदर एक और इफ की कंडीशन भी रख सकते हैं। इन दिस टाइप इफ वी पुट इफ इन अनदर, मतलब एक इफ के अंदर एक और इफ की कंडीशन भी रख सकते हैं, उसको नेस्टेड इफ कहते हैं। ये ज्यादा यूज में नहीं आता, इफ और एलिफ ही यूज में आता है। तुम्हें कोड पढ़ना आना चाहिए कि मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन में दे दे कि ये दे रखा है, कोई तुम्हें क्वेश्चन में दे दे कि एज की वैल्यू है 18, और फिर क्वेश्चन दे दे इफ दिस एल्स इफ। तो तुम्हें पढ़ना आना चाहिए, तुम्हें डीबग करना आना चाहिए कि ये दे रखा है तो क्या ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, क्या एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी, क्या एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी। बाकी ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इतना इतना नीचे तो कुछ नहीं पूछेगा, पर तुम्हें ये बड़े बड़े क्वेश्चन से तुम्हें ये जरूर करना आना चाहिए कि इफ के आगे अगर ये दे रखा है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, एलिफ के आगे का रखा है तो ये चलेगी, एल्स के आगे का रखा है तो ये चलेगी। ठीक है, यहीं तक था। थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू गाइस।